Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Saraswati School of Commerce, निजामपुरा, वडोदरा. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो हमने कंप्लीट कर दिया. आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट. चैप्टर नंबर है 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. आज का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर है फर्स्ट. सबसे पहले मीनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? मीनिंग रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स change in पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजंस. कोई भी रीजन हो सकता है. कौन सा रीजन है वो सब नीचे दिया है. अगेन रिकंस्ट्रक्शन मीन्स चेंजेस इन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस हो जाए ड्यू टू सेवरल रीजंस. फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन. अब देखो रिकंस्ट्रक्शन का रीजन कौन सा है. फर्स्ट वन, चेंजेस इन प्रॉफिट और लॉस. चेंजेस इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है. सपोज सोचो ऐसा है, 2 पार्टनर है ए एंड बी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. अब ये था, अब नया रेशियो हो गया 1:1. इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ए एंड बी के बीच में 3:2. अब हो गया न्यू रेशियो इज 1:1. इट मींस इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन. अगेन फर्स्ट रीजन, चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाए, इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन. सेकंड, दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन ए फर्म. जो भी कंटिन्यूअस फर्म रहती है, सपोज पहले 2 पार्टनर थे ए एंड बी, अब 3 हो गए, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है सी, तो इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप. थर्ड रीजन है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. सपोज सोचो पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, इसमें से एक का डेथ हो गया या तो रिटायर्ड हो गया. अब पार्टनर बचे बी एंड सी, 2 ही पार्टनर बचे हैं. सपोज पुराना रेशियो था 3:2:1, इसमें से इसका डेथ हो गया, तो न्यू रेशियो कौन सा हो जाएगा? 2:1. इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन मीन्स पहले 3 पार्टनर थे, अब एक रिटायर्ड हो गया, डेथ हो गया. इट मीन्स ये बचे अभी 2 पार्टनर बी एंड सी. इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन. अगेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. एंड लास्ट रीजन है when a partner in charge of a firm is not able to manage the firm due to any personal reason. कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से कोई पार्टनर, अब पार्टनर इंचार्ज था, अभी पहले पार्टनर था, इट इज नॉट एबल टू मैनेज द फर्म, ही इज नॉट कैपेबल टू मैनेज द फर्म. ऐसा केस में भी कभी कभी हो जाता है रिकंस्ट्रक्शन. सपोज पहले 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी. अब ए का दिमाग हिल गया है, सपोज उसका मेंटल रिट्रेडेशन हो गया है, तो अब ये मेंटल रिट्रेडेशन है, वो पार्टनर नहीं बन सकता. इट मीन्स अब 2 पार्टनर बचे बी एंड सी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. तो रिकंस्ट्रक्शन की वजह है ए 4. इसमें से बेसिक ए है, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के बीच में चेंज हो जाए, इट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. अब देखो आपके लिए ये चैप्टर में 2 फॉर्मूला आपको याद रखने का है. फर्स्ट वन इज सैक्रिफाइस रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पहले ओल्ड रेशियो था, अब हो गया न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, यदि आंसर पॉजिटिव आ गया, इट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग. मगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखने से यदि आपका आंसर नेगेटिव आ गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस गेनिंग रेशियो. मगर कभी कभी आपको पूछते हैं एग्जाम में, यूज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. दूसरा है गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो.
गेन हो जाता है। कभी कभी कोई पार्टनर को न्यू रेशियो ज्यादा मिल जाता है, ओल्ड रेशियो कम रहता है, इसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो या तो गेनिंग रेशियो, दो में से एक क्वेश्चन होंगे ही होंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका वेटेज है सेक्शन ए 1, सेक्शन बी 1 एंड सेक्शन सी 3 मार्क्स। टोटल वेटेज है आपका 5 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर का। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यहां तक है। सेक्शन बी में, सेक्शन ए में सॉरी एमसीक्यू है, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मींस एग्जांपल होगा 3 मार्क्स का। एग्जांपल के लिए आपको ये दो फॉर्मूला पता होगा तो आपका 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गया, ऐसा ही सोचो। इट मींस 3 + 1 + 1 5 मार्क्स इजीली इस चैप्टर में आप ला सकते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया, इसमें से 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर थर्ड मैंने करवा दिया, इसमें से 6 मार्क्स का। एंड ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इसमें से भी 5 मार्क्स का। तो 5 + 5 10 + 6 16 मार्क्स तो हो गया आपका। अब इसके बाद हम जो चैप्टर करने के लिए जाएंगे, इसके बाद होगा चैप्टर नंबर 5, इसमें से 8 या 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 6, 5 और 6 दोनों चैप्टर थोड़े हार्ड है, मगर ये चैप्टर बहुत इजी है, सबसे इजी। फर्स्ट चैप्टर हमने किया, थर्ड चैप्टर किया, फोर्थ सबसे इजी चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। तो फॉर्मूला अगेन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेन रेशियो दैट इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये चैप्टर में तो इसकी जरूरत नहीं है, मगर चैप्टर नंबर 5 में ये जरूरत होगी। ये चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन है ऐसे, मगर एग्जाम में आने वाले नहीं है, बोर्ड की एग्जाम में। मगर 5th चैप्टर के लिए ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मींस नई वैल्यू। पहले एसेट थी 5 लाख, लैंड बिल्डिंग थी 5 लाख, अब हो गई 7 लाख। इट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सिमिलरली सपोज पहले एसेट थी 3 लाख, अब न्यू वैल्यू हो गई 250, डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है। सिमिलरली लायबिलिटीज में भी ऐसा हो सकता है। पहले लायबिलिटीज थी 2 लाख, अब हो गई 2,40,000। पहले लायबिलिटीज थी 1 लाख, अब हो गई 70,000। इट मींस लायबिलिटीज अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इफ देखो अभी इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये इफेक्ट आपको याद रखनी है। याद नहीं रखेंगे तो भी पता चल ही जाएगा, दिमाग में इतना तो सबको पता होता ही है। फर्स्ट वन, इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो इट इज अ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज एसेट, सपोज आपकी बिल्डिंग थी, लैंड बिल्डिंग आपकी थी, पहले थी 5 लाख की, अब हो गए 15 लाख। पहले आपकी एसेट बिल्डिंग आपने जो परचेस किया था वो 5 लाख में आपने परचेस किया था, अब मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, हो गई 15 लाख, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन मैंने लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है यहाँ पे। अगेन यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, इट इज प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे अपोजिट, यदि एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, सपोज आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, जानते हैं ना शेयर डिवेंचर, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लॉकडाउन आ गया, मार्केट का शेयर मार्केट डाउन हो गया, अभी शेयर का प्राइस हो गया 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब बेचोगे तो 3 लाख ही मिल सकते हैं। पहले जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब था 5 लाख, अब हो गया है 3 लाख, इट मींस 2 लाख डाउन, इट इज लॉस। इफ वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, इट इज लॉस डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, यदि लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। एसेट वैल्यू इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट, इफ एसेट वैल्यू इज डिक्रीज, इट इज लॉस। अब देखो लायबिलिटीज, इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। लायबिलिटीज मीन सपोज मैंने बैंक में से लोन लिया है, अब 2 लाख का लोन लिया है, इट मींस इट इज लायबिलिटीज। पहले 2 लाख लायबिलिटीज थी, अब मैं पेमेंट 1 साल के बाद में जब बैंक में पेमेंट करने के लिए जाऊंगा तो बैंक क्या बोलेंगे, आप 2 लाख की लोन लेके गए थे, अब हो गया 2,20,000 वापस पेड करना पड़ेगा आपको।
तो 20,000 ज्यादा पेड करना पड़ेगा। इट मीन्स पहले जब मैंने लिया था तब 2 लाख था, पहले लायबिलिटीज थी 2 लाख, अब हो गई 2,20,000, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज, इट इज लॉस डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि लायबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज लॉस, इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज डिक्रीज, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले मेरे को पेमेंट करना था क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मींस, क्रेडिटर्स का मीनिंग तो आपको जानते ही होंगे, 11th में आ चुका है। क्रेडिटर्स मींस अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैंने गुड्स सर्विसेज परचेज किया था तब मेरे को पेमेंट करना था 1 लाख। अब 1 लाख के बदले में सपोज कभी कभी क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं कि चलो 1 लाख रहने दो, अभी 80,000 पेमेंट कर दो तो भी चलेगा। इट मीन्स डिसाइड हो गया, पहले 1 लाख पेमेंट मेरे को करना था, लायबिलिटीज थी 1 लाख, अब हो गया 80,000, यानी कि 20,000 डाउन, लायबिलिटीज डाउन हो गई। लायबिलिटीज यदि डिक्रीज हो जाती है, इट इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया। पहले मेरे को पेमेंट करना था 1 लाख, अब पेमेंट करने का है ओनली 80,000, इट मीन्स 20,000 इज अ डाउन, तो 20,000 इज अ प्रॉफिट, इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन एसेट की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट, एसेट की वैल्यू यदि डाउन होती है इट इज कॉल्ड एज लॉस डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटीज में इनवर्सली है, यदि लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है, इट इज लॉस, इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि लायबिलिटीज की वैल्यू डाउन हो जाती है, लायबिलिटीज आपकी घट जाती है, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, नॉर्मली 99% केस में ये 2 फॉर्मूला में से ही आपको एग्जाम्पल आने वाला है, 99%, मगर चांस है कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आपको एंट्री पूछते हैं, इफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैंने लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। जब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तब बुक्स में जो भी रिजर्व है, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसकी एंट्री, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? Following items are undistributed profit and transferred to partners capital account या तो current account, whatever it may be। कौन सी आइटम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? फर्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट बैलेंस होगा तो भी चलेगा, क्रेडिट भी चलेगा, दोनों बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस जो भी है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि डेबिट है तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट। यदि क्रेडिट है तो आपको करना पड़ेगा डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। जनरल रिजर्व, रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट ही होता है, तो आपको करना पड़ेगा रिजर्व को डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व है, रिजर्व जनरली क्रेडिट रहता है, तो आपको करना पड़ेगा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी वन टाइप ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन, वर्कमैन को कंपनसेशन देना है, मगर कब? जब एक्सीडेंट होगा तब। यदि एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? ये पूरा फंड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन्स ये फंड का बैलेंस होगा क्रेडिट, तो अब हम क्या करेंगे? फंड को करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यदि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आता है, इसके लिए हम रखते हैं इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का भी सिमिलर ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्रेडिट रहता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको करेंगे हम डेबिट, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड बोथ आर सेम। ये जनरल रिजर्व है, दूसरा नाम है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड रिजर्व है इसलिए उसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा, तो हम क्या करेंगे? रिजर्व अकाउंट कर देंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। ये सब है आपका पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होने वाली चीज, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। यदि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है तो हमको डेबिट नहीं करने का, ये प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हम करेंगे क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे डेबिट। नेक्स्ट वन
फॉलोइंग आइटम आर नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने 3 आइटम रखी है। लगता है आपको रिजर्व जैसा, लगता है आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसा, मगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। इट इज नॉट ए रिजर्व, therefore it is not transferred to partners capital account. First one, bad debts reserve. जैसे आपका कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ऐसा ही बैड डेब्ट्स रिजर्व है, मगर बैड डेब्ट्स रिजर्व कभी भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सेकंड है वर्कर्स सेविंग अकाउंट। यहाँ पे देखो, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट वर्कर्स सेविंग अकाउंट, वर्कर सेविंग अकाउंट वर्कर का सेविंग बैलेंस है, ये वर्कर को देना पड़ेगा, ये पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। लास्ट वन है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कर का जो प्रॉफिट में शेयरिंग रहता है, इट इज वर्कर्स प्रॉफिट, ये वर्कर को मिलना चाहिए, पार्टनर का नहीं है। इट मीन्स वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, बट सिमिलर है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, यस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। मगर वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कभी कभी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड दिया है सपोज 20,000, नीचे लिखते हैं आउट ऑफ 20,000 रुपीज 4,000 इज लायबिलिटी कंपनसेशन। एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए 4,000 का कंपनसेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो 20 में से 4,000 हम लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे, रिमेनिंग 16,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। याद रखो, यदि कुछ भी नहीं लिखा है कि कंपनसेशन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 20,000 फुल अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। यदि दिया है कि आउट ऑफ 20,000 8,000 is compensation payable to worker, तो 20 में से 8,000 रखो एज ए कंपनसेशन, तो रिमेनिंग 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखने का है थियरी के लिए, और कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है एंट्री का। 99% नॉर्मली क्वेश्चन होगा इसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को शॉर्ट में बोलते हैं ऐसा, ओल्ड रेशियो ऐसा, यहाँ पे लिख देता हूं ऐसा OR ओल्ड रेशियो माइनस NR दैट इज न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है GR इज इक्वल टू NR न्यू रेशियो माइनस OR ओल्ड रेशियो। ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये है गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल। आपके पास योगीज बुक मैंने पैम्पलेट दिया है आपको, पैम्पलेट में से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर एक बार देख लो, 2 बार देखो, ये आपको याद रखना है। ऐसा है तो एक बार बुक्स में लिख दो पूरा, याद रखने के लिए ये याद रखना ही पड़ेगा। एंट्री के लिए कौन सी आइटम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन सी आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल। बस आपके लिए नेक्स्ट 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट है, 2nd लेक्चर एंड 3rd लेक्चर। बाद में जो 2 लेक्चर होने वाले हैं 4th एंड 5th, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, देखेंगे तो भी चलेगा, नहीं देखेंगे तो भी चलेंगे। मगर कभी कभी मैंने बोला नहीं 99% ये 2 में से 1 क्वेश्चन आने वाला है, मगर चांस है एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए एक बार तो देखना ही पड़ेगा। मगर ये क्वेश्चन जब मैं करवाऊं तब पूरा लेक्चर देखो, होमवर्क जो भी दूं होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय।